हेलो वेलकम, मैं हूं वरुण कुमार यादव और पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 8 की प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक की। तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में। जो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। जब हम ये बातें सीख लेंगे तब हम इसके क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर चतुर्भुजों के प्रकार में सबसे पहला मैंने लिखा है समलंब। ठीक है, समलंब क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फिगर में समलंब चतुर्भुज बना रखे हैं। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये जो आपको डीसी दिख रहा है, ठीक है, आपको जो डीसी दिख रहा है ये ए बी के समांतर है। ठीक है, जो डीसी है ये ए बी के समांतर है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि भाई एक युग्म समांतर होना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम एक युग्म, दूसरा युग्म हो भी सकता है, नहीं भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक युग्म समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये समलंब चतुर्भुज है। इसी तरह से यहाँ पे जो पी क्यू आर एस में जो एस आर है ये पी क्यू के समांतर है। तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक समलंब चतुर्भुज का एग्जाम्पल यानी उदाहरण हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। इसके बाद हमें क्या सीखना है? इसके बाद हमें सीखना है कि पतंग क्या होता है। ये भी चतुर्भुज का एक प्रकार है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वह चतुर्भुज जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस चतुर्भुज को हम बोलते हैं पतंग। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले आपको आसन्न भुजाएं पहचाननी आनी चाहिए। आसन्न भुजाएं मतलब साथ साथ वाली। ठीक है, तो कोई सी भी दो आसन्न ले लो जो बराबर हो। जैसे कि देखो इसमें जो एडी है इसके साथ वाली ये है। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं जो हैं इन पे एक कट लगा, इस पे भी एक कट लगा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आसन्न भुजाओं का एक युग्म ये बराबर हो गया। और इसी तरह से ये जो साइड है सी डी, ये जो साइड है बी सी, ये भी साथ साथ वाली साइड्स हैं। तो मतलब ये भी आसन्न भुजाएं हैं और ये भी आपस में बराबर है। तो एक जोड़ा यानी कि एक युग्म आसन्न भुजाओं का ये है जो आपस में बराबर है। एक जोड़ा यानी कि एक युग्म ये है आसन्न भुजाओं का जो आपस में बराबर है। तो मतलब यहाँ पर जो दोनों युग्म हैं, ठीक है, ये आपस में क्या है? बराबर हैं। किसके युग्म है ये? आसन्न भुजाओं के, यानी साथ साथ वाली भुजाओं के। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पतंग। ठीक ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुण सीख लेते हैं। तो पहला गुण क्या है कि जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे पे लंब होते हैं। मतलब जो पतंग के विकर्ण होंगे, विकर्ण आप समझ सकते हो, इसको इससे मिलाया एक विकर्ण बना, इसको इससे मिलाया एक विकर्ण बना। तो जो ये विकर्ण हैं ये आपस में लंब होंगे, मतलब कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। किस पे काटते हैं? ये 90 डिग्री पे। ठीक है, तो आपको ये पहली चीज समझ में आ गई कि विकर्ण एक दूसरे पे क्या होंगे? लंब होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी पे टिक लगा देता हूं मैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये पतंग होती है इसमें दो तरह के कोने पाए जाते हैं, यानी कि दो तरह के शीर्ष। शीर्ष आप समझते हो, कोना, जैसे एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक ये है, एक ये है, इनको हम शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब यानी कोने जो हैं, शीर्ष जो हैं, एक तो वो शीर्ष होंगे जो बराबर भुजाओं के मिलने से बन रहे हैं। जैसे ये भुजा दोनों पे बराबर बराबर दो दो कट लगे हुए हैं। तो ये जो सी शीर्ष है और ये जो ए शीर्ष है, ठीक है, सी शीर्ष कैसे बना? दो बराबर भुजाओं के जुड़ने से। ए कैसे बना? ये भी दो बराबर भुजाओं के जुड़ने से। ठीक है, तो और दूसरा तरह का कोना क्या होगा? जो असमान भुजाओं के जुड़ने से बना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो बना है, ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है, उनके जुड़ने से बना है। ये भी क्या बना है? ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है, उनके जुड़ने से बना है। तो अब आपको दूसरा समझ में आएगा कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। मतलब दोनों विकर्ण नहीं करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित, कोई सा एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करेगा। और वो कौन सा होगा? जो बराबर टुकड़ों में बट जाएगा। जो असमान भुजाओं को जोड़ने से शीर्ष बना है उनको अगर आप जोड़ दो, ठीक है, तो इस विकर्ण के बराबर टुकड़े होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कोना था ये बराबर भुजाओं के बीच वाला है, ये जो कोना है ये भी बराबर भुजाओं के बीच वाला है। तो इसको अगर आप जोड़ोगे
तो इसके बराबर टुकड़े होंगे। ठीक है, यानी कि कौन सा विकर्ण समद्विभाजित हो जाता है? वो विकर्ण जो असमान भुजाओं के बीच वाले शीर्षों को जोड़ता है, उसके बराबर बराबर टुकड़े हो जाते हैं। और ये टुकड़े किस डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे, यानी कि लंबी होते हैं आपस में। ठीक है, तो आप याद रखना दोनों जोड़े समद्विभाजित नहीं होते हैं हमेशा। ठीक है ना, एक विकर्ण दूसरे को करता है। ठीक, और इसी तरह से आपको याद रखना है कि जो एंगल बी है, यहाँ पे कोण बी है, वो कोण डी के हमेशा बराबर होगा, लेकिन ए हमेशा सी के बराबर नहीं होगा। अब क्या पहचान है इनकी? देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या पहचान है इनकी? जो कोने, ठीक है, जो एंगल या जो कोण असमान भुजाओं के बीच में होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे ये वाली भुजा की लंबाई अलग अलग थी, ये कोण उनके बीच में बना, तो जो कोण डी होगा वो हमेशा कोण बी के बराबर होगा। लेकिन जो कोण सी है वो ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन की वो बात है, लेकिन बी हमेशा डी के बराबर होगा। तो आपको याद रखना है वो कोण जो असमान भुजाओं के बीच में बन रहे हैं पतंग में, वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये पतंग के कुछ गुण थे, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। मतलब दोनों जोड़े आपस में समांतर होंगे सम्मुख भुजाओं के। जैसे कि जो एडी है, एबी है, एबी के सामने कौन है? डीसी। तो यहाँ पर जो एबी है वो पैरेलल होना चाहिए, यानी समांतर होना चाहिए डीसी के। और यहाँ पर जो बीसी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो बीसी है ये समांतर होना चाहिए एडी के, यानी कि बीसी समांतर होना चाहिए एडी के। ठीक है, तो दोनों जोड़े अगर आपस में समांतर होंगे तो हम ए बी सी डी को क्या बोलेंगे? कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पहला देखो, पहला यहाँ पर क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर ए बी सी डी बनाया और ये एक समांतर चतुर्भुज है, देखो समांतर चतुर्भुज को ऐसे भी लिखा जाता है, दो ऐसे समांतर लाइनें खींचो, ऊपर जीएम लिख दो, पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में भी हम यही सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। तो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ए बी सी डी के बराबर भी होगा। ठीक है, यानी कि जो ए बी होगा पैरेलल तो होगा ही होगा, समांतर तो होगा ही होगा, साथ में ये सी डी या डी सी के बराबर भी होगा। और इसी तरह से जो बी सी है, ठीक है, यानी कि ये वाली भुजा ये ए डी के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी, और ये वाली इसके होगी। तो मतलब जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक, इसी तरह से जो सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। मतलब कि अगर मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो जो सम्मुख कोण का मतलब क्या होगा? सामने सामने वाले, जैसे ए के सामने कौन होगा? सी होगा, तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और इसी तरह से जो ये डी है और ये जो बी है ये भी एक दूसरे के सामने सामने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी बराबर होंगे, यानी कि कोण बी जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसका एक विकर्ण यहाँ पे बनाऊं AC और एक विकर्ण ये बनाऊं, तो ये टुकड़ा इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये टुकड़ा इसके बराबर और ये टुकड़ा इसके बराबर। तो ये कुछ गुण हैं समांतर चतुर्भुज के जो आपको याद होने चाहिए। और भी कुछ टाइप के चतुर्भुज बच गए हैं, लेकिन वो हम 3.4 में सीखेंगे। 3.3 के लिए इतना काफ़ी है। तो अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। अब देखो, जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब कि जो यहाँ पे आपको फिगर नजर आ रही है ये एक समांतर चतुर्भुज की है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। मतलब जो भी गुण अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसके हिसाब से आपको इनको पूरा करना, मतलब गुण भी लिखना है कि आपने किस गुण का उपयोग करके ये चीज लिखी है। तो पहला पार्ट क्या है? AD किसके बराबर होगा? यहाँ पे ढूंढो AD कहाँ पर है, ये रहा। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में मैंने आपको अभी बताया सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, तो जो AD है
वो BC के बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। फिलहाल हमें क्या लिखना है, बराबर किसके है, तो AD जो है वो BC के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, BC लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे बोला गया था गुण भी लिखना है आपको, भाई जिस गुण का आप प्रयोग करोगे, ठीक है, जिस गुण का आप प्रयोग करोगे वो भी लिखना है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। AD बराबर BC हमने क्यों लिखा, ब्रैकेट में आप लिखोगे सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, ये आप लिख लेना। इसी तरह से जो कोण DCB है, देखो यहाँ पर DCB कहाँ है, DCB पहचानने का सही तरीका क्या है कि D से पहले C पे जाओ, तो D से C पे गए भाई, एक तीर बना दो, फिर C से B पे निकलो, तो C से B पे निकले भाई, एक तीर बना दिया, इन दोनों तीरों को जोड़ दिया, यानी कि इस कोण की बात की जा रही है। तो जो DCB है वो ये वाला कोण है। अभी मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके सामने वाला ये होगा, इसका नाम आप क्या लिख सकते हो, इसका नाम आप लिख सकते हो DAB या फिर BAD, आप कुछ भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा DAB, ठीक है ना। बस बीच में क्या आएगा, जो इस पे बना हुआ है, तो ये किस पे बना हुआ है, A पे, तो बीच में A आना चाहिए। आप पहले B लिखो, पहले D लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसका गुण कौन सा है, कौन सा गुण का उपयोग किया हमने, समांतर चतुर्भुज के गुण ये है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आप लिख लेना, ठीक। चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पर जो इसका पार्ट C है, इसमें बोला गया OC किसके बराबर होगा, OC ढूंढो पहले, है कहाँ पे, ये रहा OC, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यानी कि जो OC है वो OA के बराबर होगा, यहाँ पे आप लिख लेना OA, ठीक है। गुण कौन सा लगा, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला है कि कोण DAB जमा कोण CDA किसके बराबर होगा, ठीक है। DAB देखो, यहाँ पर DAB का मतलब है D से A पे जाओगे, B पे निकलोगे, मतलब ये वाला कोण है DAB। और CDA देखो, CDA का मतलब है C से D पे जाओगे, A पे निकलोगे, CDA यानी कि ये वाला कोण। तो इनको जोड़ के 180 आएगा। ये वाला गुण मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, अभी बता देता हूँ। देखो, जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है, जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है, उसके आसन्न कोणों को अगर हम जोड़ दें तो हमेशा 180 डिग्री आता है। आसन्न कोण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ABCD है, तो आसन्न का मतलब जैसे A का आसन्न कोण का मतलब है A के साथ वाला, इधर चलोगे तो A के साथ वाला D मिलेगा, यानी कि A और D अगर आप जोड़ो, ठीक है, तब भी आपको क्या मिलेगा, 180। और अगर आप इधर नहीं जाते हो, आप इधर चलते हो, तो A के साथ आपको B मिलेगा, ठीक है भाई। A और B भी तो आसन्न कोण है, तो A में अगर मैं B जोड़ूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, 180, ठीक है। इसी तरह से आप C के आसन्न कोण को अगर देखोगे, ठीक है, जो ये C है, इसके आसन्न कोण को देखोगे तो C के साथ D भी है, C के साथ B भी है। तो मतलब अगर आप दो साथ वाले कोण ले रहे हो, दो साथ वाले कोण ले रहे हो, यानी कि दो आसन्न कोण ले रहे हो और उनको जोड़ रहे हो समांतर चतुर्भुज में, तो उनको जोड़ के हमेशा 180 आएगा। तो A में आप D जोड़ोगे तब भी 180 आएगा, A में आप B जोड़ दोगे तब भी 180 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा गुण लिखोगे, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला देखो क्या है, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके और भी पार्ट हैं यहाँ पर, लेकिन पहले इन दोनों को देखते हैं। पहले पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो यहाँ पे पार्ट 1 है। पार्ट 1 में देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास समांतर चतुर्भुज है तो पहली बात तो सामने सामने वाले कोण बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि भाई जो y है वो सीधा सीधा 100 के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो y है वो सीधा सीधा किसके बराबर हो गया, 100 डिग्री के बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये सामने सामने वाले कोण हैं। और समांतर चतुर्भुज में आप लिख सकते हो यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, पूरा लिख लेना आप, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सा से सम्मुख, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैंने आपको एक गुण और बताया था अभी कि अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज है तो अगर मैं दो आसन्न कोणों को जोड़ दूं, ठीक है, दो आसन्न कोणों को जोड़ दूं तो इनको जोड़ के कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो इस गुण का अगर मैं प्रयोग करूं यहाँ पर, तो जो Z है और जो ये B यानी कि 100 है, ठीक है, Z प्लस में यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री,
ये कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। क्या लिखोगे आप, समांतर चतुर्भुज के आसन्न, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग कितने के बराबर होता है, बराबर होता है 180 डिग्री। तो ए के साथ ये है, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 180 आएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तब भी खैर 180 आना है, किसी एक को कर लो। तो यहाँ से z बराबर 180 और ये 100 है, ये माइनस में चला जाएगा, कितना बचेगा 80 डिग्री। यानी कि z का मान तो भैया पता लग गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है, z पता लग गया 80। अब आपको पता है कि जो x है वो z के सामने है और सामने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। हमें z पता लग गया है 80, तो x भी होगा 80। तो यानी कि x जो होगा वो सीधा सीधा z के बराबर होगा। कारण में क्या लिखोगे, यही वाला, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर, z की वैल्यू कितनी आई है 80 डिग्री, तो x बराबर हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ से मुझे z पता लग गया, y पता लग गया, x भी पता लग गया, ठीक है। तो मतलब तीनों चीज़ें इसमें पता लग गई। तो ये जो पार्ट ए था, ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा था, हालांकि इसके सारे पार्ट ही इजी हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसको आप उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो इसका दूसरा पार्ट है ना, अब इसकी बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, दूसरे पार्ट की। जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर, इसमें देखो क्या दिया गया है, ठीक है, ये 50 है और ये x है, ये z है, ये y है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, y और 50 जोड़ोगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है, साथ साथ वाले कोण है, ठीक है ना। एक कोने के बाद इधर चलोगे, जो दूसरा कोण आएगा उस पर जो एंगल बना है वो आसन्न कोण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दूसरे पार्ट में कि अगर मैं ये y जो है इसमें जोड़ दूँ ये 50, तो मुझे मिल जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ मैं लिखूंगा कि जो समांतर चतुर्भुज हैं उसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था, बार बार नहीं लिखा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको लिखना है समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आ जाओ, y का मान कितना हो जाएगा भाई, 180 अपनी जगह रहेगा, जो चीज़ प्लस में है उधर माइनस में जाएगी, यानी कि 50 जाएगा माइनस में, 180 में से 50 घटाओगे 18 में से 5 गया 13, यानी कि 130। तो y की वैल्यू आ गई 130 डिग्री, ठीक, y हमें पता लग गया। अब यार जैसे ही आपको y पता लगा, आपको x पता लग गया, कैसे, x y के बराबर है, ठीक है, जो x है वो y के बराबर है। कैसे बराबर है, सम्मुख कोण, भाई ये दोनों सामने सामने वाले कोण है ना, तो सामने सामने वाले कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो मैंने लिखा x बराबर y, कारण लिखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपको लिखना है, ठीक। तो x बराबर y है और y की वैल्यू 130 है, y का मान कितना है 130, मतलब y की जगह आप लिख सकते हो 130। तो x का मान भी कितना आ गया 130 डिग्री। x पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, z को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक काम करो, ये 50 है तो इसके सामने वाला भी 50 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और करना चाहूँ, कोई अलग प्रॉपर्टी ना लगाऊं, हालांकि ये हो बहुत सारे तरीकों से जाएगा। तो यहाँ से ये 50 है तो इसके सामने वाला भी 50 होगा। अब यहाँ से ये रैखिक युग्म बन गया, भाई ये सीधी लाइन है तो ये और ये जोड़ के 180 आएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो और कुछ ऐसा आए तो इन दोनों को जोड़ के आता है 180, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अगर मैं z और 50 जोड़ दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं z और 50 जोड़ दूँ तो आएगा 180। क्यों आएगा, रैखिक युग्म है ये, ठीक है, रैखिक युग्म, ठीक। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130, 50 जाएगा माइनस में, ठीक है, 50 अगर माइनस में गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 130। तो z पता लग गया, y पता लग गया, x पता लग गया, यही पता लगाना था। तो दो पार्ट तो हो गए इसके। तीसरे पार्ट में आ जाओ भाई, तीसरे पार्ट में भी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं सारे के सारे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक। और देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री। तो सबसे आसान क्या है यहाँ पे निकालना, x निकालना सबसे आसान है। क्यों आसान है, उसका कारण समझो कि जब भी दो लाइनें ऐसे काट दें, ठीक है, या लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड काट दें, तो
आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा और इसी तरह से ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे, ये आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, ये x है और सामने है उसके 90। ठीक है, x जो है उसके सामने क्या है, ये 90 है। चौकोर निशान का मतलब क्या होता है, ऐसे चौकोर निशान का 90 डिग्री। तो यार सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं कि भाई जो x है वो बराबर हो जाएगा उसके सामने वाले के। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ें काट रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो x बराबर 90 है। क्यों है बराबर ये दोनों, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख, ठीक है, कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। कौन सा पार्ट कर रहा हूँ मैं, तीसरा। ठीक है, जो तीसरा पार्ट है ये कर रहे हैं अभी हम सॉल्व। तो x तो आ गया 90 के बराबर। अब देखो यहाँ पर y, x और 30 को अगर मैं जोड़ दूँ, y जमा में x जमा में 30, तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये क्या त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो त्रिभुज है इसके अगर मैं तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि y और x और 30 जोड़ के आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन में क्या लिखोगे, इसके कारण में आप लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मुझे y नहीं पता लेकिन मुझे x पता है। कितना है x, 90 है। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 लिख सकता हूँ। प्लस में कितना है, 30 है और बराबर में कितना है, 180 है। तो y जमा में 90 और 30 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा, 120 डिग्री मिल जाएगा और बराबर में कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 अपनी जगह, जो चीज़ जमा में है वो घटा में चली जाएगी, यानी घटा में जाएगा 120 और बचेगा 60। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो y भी हमें पता लग गया। अब देखो z पता लगाना आसान है। कैसे, y बराबर z। कैसे हुआ ये, आपने एकांतर कोण पढ़े होंगे, अंतः एकांतर कोण। जब भी दो समांतर रेखाएं हों उनको एक तीसरी रेखा जिसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं काट दे तो ये वाला कोण इसका बराबर होगा, अंतः एकांतर कोण है। और इसी तरह से ये वाला कोण इसके बराबर होगा, अंतः एकांतर कोण है। यानी तिर्यक रेखा के एक उधर वाला एक इधर वाला। इसी तरह से बाह्य एकांतर भी होते हैं बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, अभी आप अंतः एकांतर को ही समझो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा y z के बराबर क्यों हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। ठीक, अब ये अंतः एकांतर कैसे है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको जहाँ पे ध्यान देना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाली भुजा दिख रही है, ये वाली भुजा दिख रही है। ठीक, इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, एक भुजा ऐसे एक भुजा ऐसे। ठीक है, ये वाली मैंने यहाँ पे बनाई, ये वाली मैंने यहाँ पे बनाई और यहाँ पर ये भुजा इसको ऐसे, ठीक है, जो विकर्ण इसका ऐसे काट रहा है। ठीक है, ये विकर्ण अगर मैं ऐसे काट रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो समांतर भुजाएं हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर भुजाओं को इसने ऐसे काट दिया तो मतलब इस तरफ वाला इस तरफ वाले के एकांतर कोण होगा कि नहीं। और इसमें इस तरफ वाला क्या है, y, इस तरफ वाला क्या है, z। ठीक है, तो ये एकांतर कोण है, इसीलिए ये आपस में बराबर होंगे। तो आपको समझ में आ गया कि y और z कैसे एकांतर कोण है, किस तरह से हैं। ठीक है, तो यहाँ से z और y, मुझे y पता है 60, तो जो y है उसकी जगह लिख दो 60। ठीक है, जो y है उसकी जगह 60 लिख दो, बराबर में क्या लिखो, z, क्योंकि y का मान मुझे पता है ना 60 है, इसलिए मैं y की जगह 60 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से जो इसका अगला पार्ट है, ठीक है, ये मैं करके नहीं दिखा रहा, आप खुद कर सकते हो, मैं हिंट दे देता हूँ, देखो। ठीक है, इसको आप खुद कर लोगे। ये 80 है तो इसके सामने वाला भी 80 हो जाएगा।
ठीक। अब यहाँ पे ये 80 है और ये x है, जोड़ के आएगा 100, ठीक है ना, आसन्न कोण है। तो और इसी तरह से ये 80 है और ये x है, तो x और 80 जोड़ोगे 180 आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या कि ये हो जाएगा 100। भाई 100 में 80 जोड़ोगे तभी तो 180 आएगा, ठीक। और इसी तरह से आप ये वाला भी निकाल सकते हो, ये 100 है तो इधर वाला क्या हो गया, 100 हो गया। 100 में जड़ जोड़ोगे 180 आना चाहिए, रैखिक युग्म है, तो जड़ भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप कर लेना। ये 80 तो सामने वाला 80, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 180, तो ये 80 तो ये 100, इसके सामने वाला 100, इन दोनों को जोड़ के 180, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ यार, ठीक है। पांचवें पार्ट की बात करते हैं, चलो। जो पांचवा पार्ट है, ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी आसानी से हो जाएगा। कैसे? सबसे आसान है y निकालना, ठीक है। जो y है, ठीक है, यहाँ पर जो y है वो तो सीधा सीधा 112 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखो तो y ये रहा और 112 ये रहा, ये दोनों सामने सामने वाले कोण हैं और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो y तो हमें सीधा सीधा पता लग गया। अब अगर y हमें पता लग गया, ठीक है, y जो है वो अगर हमें पता लग गया कि y भी 112 डिग्री है, तो जरा आप इस त्रिभुज में देखो, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसमें आप देखो, इसमें मुझे दो कोण पता है, एक नहीं पता, तीनों को जोड़ के 180 आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो y है जमा में जो x है और जमा में जो 40 डिग्री है, तीनों को जोड़ के 180 आएगा। आप कारण में लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। y का मान मुझे पता है 112 डिग्री, x मुझे नहीं पता और 40 तो 40 ही है, खैर। तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो x यहाँ पर है 112, 112 में 40 जोड़ दो, ठीक है। तो 40 और 10 50 यानी कि 152 डिग्री हो गया, बराबर कितना है, 180 डिग्री, ठीक। तो x का मान कैसे निकालोगे, 180 जो है, ठीक है, 180 जो है इसमें से 152 घटा दो, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 52 में 8 जोड़ो 60 और 20 80, यानी कि हमने कितना जोड़ा, 20 और 8 28 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 28 डिग्री। अब अगर मुझे z निकालना है तो z निकालना आसान है। कैसे? देखो, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये समांतर रेखाएं हैं, तो इधर वाला कोण इधर वाले के एकांतर होगा, अंतः एकांतर, यानी z सीधा सीधा x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लेना अंतः एकांतर कोण। तो z नहीं पता तो z की जगह z रहेगा, x पता है कितना, 28 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, जो इसका तीसरा प्रश्न है इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, हमें अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं, हर एक कंडीशन में हमें बताना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो आप क्या करो, इसको करने से पहले सबसे पहले एक रफ फिगर बना लो, ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाओ एक चतुर्भुज का ABCD। अब ये समांतर है या नहीं है, इसके लिए हम इन कंडीशंस को देखेंगे। पहला जो कंडीशन है इसमें बोला गया है कि भाई D और B इसको जोड़ के आ रहा है 180, तो बताओ कि ये हो सकता है या नहीं। ये नहीं बोला गया कि हमेशा ही हो, किसी भी कंडीशन में हो जाए एक में तब भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो D ये रहा और B ये रहा, इन दोनों को जोड़ के 180 आए, तो क्या ये हो सकता है कभी? हाँ। जैसे कि अगर आप आयत ले लो, ठीक है, आयत में ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, 90 90 180, और एक आयत जो होता है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो हो तो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। अगर आसन्न कोणों को जोड़ के 180 आया होता, अगर आसन्न कोणों को जोड़ के 180 आता तो हमेशा हो जाता, लेकिन यहाँ पर किसी किसी एक दो केस में हो जाएगा, बाकियों में नहीं होगा। तो हम बोलेंगे हो सकता है, हम बोलेंगे हो सकता है, हो सकता है लेकिन, हो सकता है लेकिन, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है, ठीक है, हमेशा सत्य नहीं है, ठीक है। जैसे कि जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे आप चक्रीय चतुर्भुज पढ़ोगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या, जो किसी वृत्त के ऊपर बना हुआ चतुर्भुज होता है, मतलब उसके चारों कोने कहाँ होंगे, किसी वृत्त पे होंगे। तो इसमें सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 आता है, लेकिन वो हमेशा समांतर चतुर्भुज नहीं होते।
ठीक है। तो मतलब किसी किसी केस में हो जाएगा, आयत में हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज का टाइप होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, देखो दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है। दूसरे पार्ट में बोला गया है, जो हमारा सेकंड पार्ट है, कि ए बी बराबर डी सी 8 है। ए बी देखो ये रहा, ये 8 सेंटीमीटर है, डी सी भी 8 सेंटीमीटर है, और ए डी 4 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, और बी सी 4.4 सेंटीमीटर है। तो हम बोलेंगे नहीं हो सकता है, हम बोलेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समांतर चतुर्भुज? क्योंकि दोनों जोड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए सम्मुख भुजाओं के। तो ये तो 8 बराबर है, ठीक है, लेकिन जो ए डी है वो 4 है और बी सी 4.4 है। तो हम बोलेंगे नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखो जो ए डी है वो बराबर नहीं आ रहा है। किसके बराबर नहीं आ रहा है? बी सी के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसी तरह से देखो जो इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे चतुर्भुज का। अब ये समांतर है या नहीं कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन क्या है, ए 70 डिग्री दिया गया है और जो सी है वो 65 डिग्री दिया गया है। तो हम बोलेंगे यार ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं होंगे, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये आपको तीसरा भी समझ में आ गया होगा। अब देखो जो अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया एक चतुर्भुज की कच्ची यानी कि रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, पतंग, ठीक है। मैंने अभी आपको पतंग के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। इसमें ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो ए बी सी डी एक पतंग है जिसमें जो डी होगा ये बी के बराबर होगा, मतलब दो सम्मुख कोण बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो कोण जो असमान भुजाओं के बीच में बने, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, समान नहीं है, असमान है, इनके बीच में जो बने हैं वो आपस में बराबर होते हैं पतंग में। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, तब भी इसमें एक जोड़ा जो है यानी कि जो दो कोण है, एक जोड़े में दो कोण होंगे, ठीक है, ये दो कोण जो है सम्मुख कोण, इनकी माप बराबर है। तो आप याद रखना, इसका उदाहरण हो जाएगा पतंग। आगे बात करते हैं, पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें देखो बोला गया है, ठीक है, जो बोला गया पहले वो समझो। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे कैसे इसको, पहले आप एक रफ डायग्राम बनाओ समांतर चतुर्भुज का, उसको कोई नाम दे दो, ठीक है। तो मैंने नाम दिया ABCD। अब यहाँ पर दो आसन्न कोण है, कोई से भी दो आसन्न कोण ले लो, जैसे एक कोण ये ले लो और एक कोण ये ले लो, A और B, ये दोनों आसन्न कोण है। तो अगर A जो है वो 3x है, 3:2 का मतलब क्या है कि अगर पहला 3x है तो दूसरा 2x होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा माना A बराबर 3x तो B कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि इनका अनुपात 3:2 है। और हमें पता है कि भाई A और B जो है, ठीक है, जो कोण A है और कोण B है, इनको जोड़ के 180 आएगा। यहाँ पे आप लिखना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। A का मान आ गया 3x और B का मान आ गया 2x और बराबर आ गया 180 डिग्री। 3 और 2 कितने x होते हैं, 5x होते हैं, बराबर कितना है 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 180/5। इसको आप काट सकते हो, ठीक है, काटोगे कितना हो जाएगा 36 डिग्री। 5 तियाँ 15, 3 बार पहाड़ा गया 15 कट गया, 3 के आगे 0, 18 में से 15 गया 3 बचा, 3 के आगे 0 यानी 30, 5 6 30, ठीक है। नहीं तो आप डिवाइड कर लेना। तो x का मान तो 30 आ गया। अब हमें सारे कोण निकालने थे, तो बताओ जो कोण A था वो कितना था, जो कोण A था वो 3x था यानी x का 3 गुना, और x आया है 36, तो मतलब A आएगा 36 का 3 गुना। 36 यहाँ कितना हो जाएगा 108, ठीक। तो A का मान आ गया 108, ठीक है। अब आपको पता है A के बराबर C होगा भाई, तो C भी कितना हो जाएगा A के बराबर 108। यहाँ पे आप लिख लेना सम्मुख कोण बराबर होते हैं भाई, जितना A होगा उतना ही तो C होगा, ठीक है। तो A और C पता लग गए।
इसी तरह से आपको बी पता लग जाएगा। जो कोण बी है वो कितने के बराबर है, 2x के बराबर है। x का मान कितना है, 36 डिग्री है। तो 2x का मान हो जाएगा 2 गुणा में 36 यानी कि 72 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है जितना b होगा उतना ही d भी होगा। ठीक है, तो यानी कि जो d है वो b के बराबर, b कितना है 72, तो ये भी। तो मुझे सब पता लग गया, मुझे d पता है, मुझे b पता है, ठीक है, a पता है, ये रहा a, ठीक है, a भी पता है और c भी पता है। तो ए बी सी डी चारों कोण पता लग गए, चारों कोण मुझे निकालने थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो अगला प्रश्न है, ठीक है, इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे। किसकी बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज की। कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आसन्न कोण है वो बराबर है। तो मान लो ए और बी आसन्न कोण है, ये बराबर है, तो ए अगर x होगा तो बी भी x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आसन्न कोणों की माप हमें बराबर दी गई है। और हमें पता है कि भाई a जमा में b बराबर है 180 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो x जमा x बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के 180 क्यों आया, आसन्न कोणों का योग लिख लेना 180 होता है। तो यहाँ से x जमा x 2x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 2 यानी 90। x आपको पता है, सारे कोण निकालने थे। देखो a किसके बराबर है, x के बराबर है, और x कितना आया हमारे पास 90, तो मतलब a का मान कितना हो गया 90 डिग्री। इसी तरह से b किसके बराबर है, b भी x के बराबर है, तो b भी कितना आ गया, जितना x है यानी कि 90। जो कोण c है वो a के बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण है, ठीक है, लिख लेना आप, ये दोनों सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से c जो है वो a के बराबर, a की वैल्यू आई 90। इसी तरह से जो d है वो किसके बराबर होगा, b के, और b का मान भी कितना है 90, तो मतलब d भी कितना होगा 90। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।